हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल आम आदमी की आवाज़। आज हम फिर जुड़े हैं हमारे गेस्ट श्रीमान स्वदेश बंसल जी के साथ, जो कि बहुत सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ, और भी कई संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं और समाज की सेवा में लगे हुए हैं। जितना आपने प्यार उन्हें पिछली बार दिखाया सर, आज हमें अच्छा लग रहा है फिर से आपके साथ वार्तालाप करके। आज हम फिर आपके साथ एक नए टॉपिक पे बात करना चाहेंगे और अपनी ऑडियंस, अपने दोस्त, भाई या जो कुछ भी वो लोग वेट कर रहे हैं सुनने के लिए, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। आप सबको मेरा नमस्कार। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले सर मैं एक कोट करना चाहूँगा। अभी नेशनल फैमिली ऑफ हेल्थ सर्वे ने 2019 से 21 के बीच में एक स्टैट्स दिया था कि जितनी भी शादीशुदाएँ महिलाएं, वुमेन इंडिया के अंदर हैं, उसमें से 30% यानी कि हर 10 शादीशुदा औरतों में से 3 औरतों को डोमेस्टिक वायलेंस या फिर वायलेंस ऑफ एनी सॉर्ट, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल, मानसिक हो या शारीरिक हो, उससे भुगतना पड़ता है। तो सर हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये डोमेस्टिक वायलेंस है क्या और भारत में ये इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट क्यों है? सर जैसे आपने बताया 100 में 30 नहीं 100 में से 90 महिला को इस चीज़ से गुजरना पड़ता है। 100 में से 90। तो मतलब जो रियलिटी है वो अलग है, जो गवर्नमेंट का जो स्टैट्स निकला है, बट जो ग्राउंड रियलिटी उससे काफ़ी अलग है। सर कहानी क्या है कि गवर्नमेंट तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, ऑफिसर भी कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, कई महिलाएं होती हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, जो पहुँच जाती है वो अपना वर्क नहीं करवा सकती। कुछ खामियाँ हैं, हमें उन खामियों को दूर करना है। अच्छा लगा सर सुन के आपकी ये बात। तो सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आसान भाषा में जो ये वर्ड है डोमेस्टिक वायलेंस, इसका मतलब क्या है? सर डोमेस्टिक वायलेंस पहले तो हमें देखना है शुरुआत कहाँ से होती है। जैसे कि महिला है, पूरे दिन काम करती है, अपने मायके में भी चल रही है, अपने ससुराल में चल रही है, 24 घंटे एक तरह से वो नौकर है। उसे ना कोई बोनस मिल रहा, ना उसको सैलरी मिल रही, ना लीव मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, 24 घंटे की नौकर है। लेकिन आखिरी में उसको एक ही बुराई सुनने को मिलती है कि तू गलत है। ऐसा है क्यों? कहाँ कमी आ रही है? सबसे पहले तो क्या है, जो हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, ये जितनी मैट्रिमोनियल साइट बनी हुई है, आप मोस्टली देखेंगे 85% केस यहीं से आ रहे हैं। ओके। वो क्यों आ रहे हैं? कुछ मेल है, कुछ फीमेल है, जो अपना रिज्यूम बायोडाटा गलत दे देते हैं, सही बात नहीं बताते। उसके लिए क्या है कि अगर हम किसी मैरिज ब्यूरो के द्वारा या मैट्रिमोनियल साइट के द्वारा अपने बच्चों की अगर शादी कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के बारे में जान सकें कि जो रिज्यूम दिए जा रहे हैं उसके अंदर जो लिखा है वो गलत है या सही है। हम ऐसा करते नहीं बिल्कुल भी। हम कहते हैं लड़के का रिज्यूम आ गया, इतना अच्छा है, शादी कर दो। शादी के बाद पता चलता है कि उसके बाद कुछ है ही नहीं जी। अब लड़की कहाँ जाए? शादी उसकी हो चुकी, उसके जो पेरेंट्स हैं वो पीछे, उनकी बैक इतनी मजबूत नहीं है कुछ कार्रवाई कर सके। अगर कुछ कार्रवाई भी करते हैं तो उसमें इतनी कठिनाइयाँ आती हैं लड़की को कि वो ढंग से चल नहीं पाती। तो सर अब मेरा एक सवाल है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, या हम सिंपल वायलेंस की बात करते हैं, जो भी चैलेंजेस जो कॉमन वुमेन को फेस करने पड़ते हैं, क्या वो सिर्फ पोस्ट मैरिज होते हैं कि वो जब अपने इन लॉज में गई तभी उन्हें फेस करने पड़ते हैं, या फिर ये उसके खुद के पर्सनल घर में भी कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं बट वो सामने नहीं आते हैं बिफोर मैरिज? सर आपकी बात बिल्कुल सही है, ये आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा है। बिफोर मैरिज जब अपने पेरेंटल लॉ में होती है, जब भी उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो रहा है, उसके भाई कर रहे हैं, उसकी फैमिलीज वाले कर रहे हैं, उसके जो रिलेटिव्स वो कर रहे हैं, लेकिन वो शर्म के मारे किसी को कुछ बता नहीं पाती। मतलब ये हो रहा है लेकिन नहीं हो रहा, सामने बिल्कुल हो आता रहा है मैरिज के बाद ही। नहीं मैरिज के बाद नहीं आता, हो रहा होता है, लेकिन उसको सहने की आदत पड़ गई है। हमारा जो देश है नारी प्रधान देश तो है, फीमेल्स के लिए बहुत लॉ बनाए गए, लेकिन वो लॉ जो है वो ढंग से चल नहीं पाते जी। तो सर जैसा आपने बताया कि हमें बहुत अच्छा लगा जान के कि मतलब जो ग्राउंड रियलिटी आपने बताई और जो स्टैट्स आ रहे हैं, हो सकता है गवर्नमेंट भी आखिरकार उतना ही स्टैट्स ला पाती जितना लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सर जब ये नेशनल फैमिली ऑफ हेल्थ सर्वे ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया था कि जितने भी ये केस वुमेन कि जिसमें वो वायलेंस बता रही हैं कि हुए हैं उनके साथ, जैसे हमने बताया कि हर 10 में से 3, हम रिपोर्ट की बात करते हैं, हालांकि ज़्यादा हो सकते हैं, तो उस 3 में से भी ना के बराबर फीमेल आवाज़ उठा पाती हैं या फिर कंप्लेंट दर्ज करवा पाती हैं। सर मैंने आपको बताया कि 10 में से 8 लेके चलो जी। 8 लेके चलते हैं सर, तो 8 में से मान के चलिए कि एक फीमेल ही अब मान लीजिए कि आवाज़ उठा पा रही है, तो क्या कारण है कि मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन्स आर नॉट एबल? सर हमारा क्या है कि हमारे देश में लॉ तो बने हुए हैं,
लेकिन ढंग से जो लॉ कंप्लाई होना चाहिए वो ढंग से चल नहीं पा रहा जी। तो सर उसमें चैलेंजेस क्या है, मतलब पुलिस के एक्शंस में कमी है, या हमारे लीगल फ्रेमवर्क में कुछ लूप होल्स हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फीमेल के ऊपर कोई प्रेशर है जिसको चलते वो अपनी आवाज़ उठाने से डरती हैं? सर क्या होता है कि अगर आज हम कहीं जाते हैं वो कहते हैं कि आप किसी चीज़ का डॉक्यूमेंट, फीमेल को कहते हैं आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, आपके पास डीवी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। अब एक फीमेल क्या बताए उसका क्या डोमेस्टिक हुआ है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में क्या होता है कि जो फीमेल सर्विस के अंदर है, जो हायर एजुकेटेड है, वो तो कुछ डॉक्यूमेंट दे सकती है, बाकी जो घर में रह रही हैं, जो अपने घर में रह रही हैं, वो इतना क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आएंगी। उसका हस्बैंड उसका मार पिटाई कर रहा है या उसके साथ मायके में उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो क्या प्रूफ लेकर आएगी। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कम से कम कोई भी अगर फीमेल कोई कंप्लेंट लेके आती है, कुछ शिकायत करती है अपने इन लॉज के खिलाफ या पेरेंटल होम के खिलाफ, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसका रिजल्ट आना चाहिए। अगर ये लॉ अगर एक बन जाए कि 6 महीने में उसका रिजल्ट आना चाहिए, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल जीरो हो जाएगा। सर जैसे आप तो सुबह शाम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर आप सुबह शाम कोर्ट में अलग अलग तरह के केसेस आप लड़ते रहते हैं, आपकी बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन भी होती होगी। तो सर एक छोटी सी बात ये बताइए कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, जैसा आपने अपने करियर में देखा है, ना सिर्फ आप, मतलब पूरे लीगल सिस्टम में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जितने भी आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी वॉक्स ऑफ लाइफ से हो, राइट, उसमें से फीमेल वायलेंस के कितने % केस होते हैं जितने आपके पास या फिर और भी अदर लॉयर्स या पूरे हमारे कह सकते हैं लीगल सिस्टम के पास आते हैं? जितने भी कानून में कंप्लेंट्स हो रही हैं उसमें से कितनी कंप्लेंट्स आपके हिसाब से आती होंगी ऑन डेली या फिर एवरेज ईयरली या मंथली बेसिस पे? सर ये समझ के चलिए कि अब मैं आपको ये तो खैर पूरा क्लियर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ ये बता पाऊंगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा वायलेंस हो रहा है वो फीमेल के साथ हो रहा है। ओके, तो मतलब जितने भी वायलेंस के केस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो वायलेंस के केस मिलेंगे वो फीमेल रिलेटेड वायलेंस ही मिलेंगे। वो फीमेल्स के भी क्यों मिल रहे हैं कि अपोजिट जो पार्टी है, जैसे अपने इनके इन लॉज हाउस है या पेरेंटल होम है, एक फीमेल्स कहाँ तक आगे चलेगी, क्योंकि उसके पास कोई बैक तो है नहीं। कई फीमेल्स ऐसे आती है जिनके पास कुछ पैसा ही नहीं होता, वो किस अगर कहीं गई तो उनको कहा 2 महीने बाद आना, 1 महीने बाद आना, 6 महीने बाद आना, वो किसी के खिलाफ शिकायत करेंगी। मैंने आपको अभी बताया कि डीबी एक्ट में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में फीमेल के लिए ये रोल बनना चाहिए कि 6 मंथ के अंदर उनको रिजल्ट आना चाहिए। आज आ ही नहीं पाता, 3-3, 4-4, 10-10 साल लग जाते हैं जी। ओके, तो सर एक बात अब ये बताइए कि जैसा आपने बताया कि वायलेंस वुमेन के साथ हो रहा है, ठीक है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि वायलेंस भी कई फॉर्म्स में लिया जाता है। हाँ जी। एक होता है फिजिकल वायलेंस कि आपके फिजिकल, आपके ऊपर किसी ने आपको पुश किया या आप पे फिजिकली अटैक किया। एक होता है सेक्सुअल वायलेंस, जिसके बारे में खास बहुत एक संदिग्ध है, बट फिर भी हम आपसे बात करना चाहेंगे, हो सकता है किसी की इससे मदद हो जाए। और तीसरा होता है इमोशनल वायलेंस, जो सबसे साइलेंट तरीके का वायलेंस होता है। हम कई बार कई तरीके के वायलेंस एड्रेस भी कर पाते हैं और देख भी पाते हैं, लेकिन इमोशनल वायलेंस एक ऐसी वायलेंस होती है जो जब तक एक महिला किसी से लीगल सपोर्ट या अपनी बात बता पाती है, उससे पहले वो काफ़ी हद तक उसको झेल चुकी होती है मानसिक तौर पर। तो सर इन तीनों वायलेंस में अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ है कि सबसे ज़्यादा वायलेंस फिजिकल आ रहा है, या मेंटल वायलेंस भी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, या सेक्सुअल वायलेंस की बात हो रही है? और फिर हम ये भी देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जब फीमेल वायलेंस की बात करते हैं उसका एक प्राइमरी कारण भी हम जानते हैं, वो डाउरी ही जनरली होता है प्राइमरीली। बट पहले आप वायलेंस के बारे में बताइए कि वायलेंस सबसे ज़्यादा किस रूप में शेप ले रहा है हमारी फीमेल्स के साथ? मेरा ये कहना है कि जो आपने वायलेंस बताया हर तरीके से फीमेल के साथ हो रहा है। ओके, मतलब इसमें सेग्रीगेशन करना मुश्किल है। फिजिकल भी है, मेंटली भी है, सेक्सुअली भी है, हर चीज़ का उसके साथ वायलेंस हो रहा है। तो सर अगर वायलेंस की बात करें तो सबसे बड़ा कारण, अगर हम बात करें कि ठीक है मतलब वायलेंस हो रहा है तो हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है, तो जो उनके साथ ये प्रताड़ना कर रहा है या वायलेंस कर रहा है, तो प्राइमरीली सबसे बड़ा कारण क्या है उनके साथ वायलेंस होने का? सर वायलेंस का होने कारण कि वो सामने जो खड़ा है वो उसका मुकाबला नहीं कर पाती। बस उसको ये लगता है कि अगर मैंने कुछ बोला या कुछ करा तो मैं कहाँ जाऊँगी। एम्पावरमेंट की कमी है, मतलब एम्पावरमेंट की कमी है सबसे बड़ी चीज़। अब वो जाए कहाँ पे, किसके पास जाए? तो एम्पावरमेंट सर ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे हम ही जानते हैं कि जनरली शादी के बाद सबसे बड़ा जो रीज़न होता है, जो इन लॉज और फीमेल के पर्सनल होम में जो क्लैशेस होते हैं वो जनरली रिलेटेड टू डाउरी, दहेज को लेकर होते हैं। नहीं सर, डॉरी नहीं, हर चीज काफ़ी तरीके की चीज़ें है।
अच्छा, डाउरी के लिए तो कारण नहीं है मतलब। डॉरी ने बहुत से कारण होते हैं, सबसे बड़ी कहानी होती है ना, अगर जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या कहानी है, अगर किसी फीमेल को लगता है कि मेरी बैक मजबूत है, मेरा पेरेंटल होम मजबूत है, उसमें से मुश्किल से 0.05% है जो अपनी बेटी का सपोर्ट में रहते हैं। बाकी वो कहते हैं कि अब तू, तेरा ससुराल है, तू अपने यहीं पर ही रह, जो कुछ होना तेरे को यहीं पर ही रहना बस। तो इससे जो एक फीमेल्स होती है वो अपने इन लॉज हाउस में जाकर भी मेंटली टॉर्चर ही रहती है हमेशा जी। तो मतलब आपका कहने का है कि जिस बैकग्राउंड से कोई वुमेन आती है, वो बैकग्राउंड इज़ अ वेरी मच ऑफ अ डिसाइडिंग फैक्टर कि उसके साथ आगे चल के उसको अपने पोस्ट मैरिटल में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, ये आपका कहना है सर? हाँ जी सर, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें आज जैसे सुनने मैंने को आपको मिली। अभी एक छोटी सी बात शुरू में बताई कि जो फीमेल होती है अपने मायके में, अपने इन लॉज हाउस में 24 घंटे की नौकर होती है, जिसको कोई सैलरी नहीं, बोनस नहीं, लेकिन आखिरी में उसको सुनने को क्या मिलता है आखिरी में, कि तू गलत है। जब आखिरी में फीमेल को सुनने में ये मिले कि तू गलत है, तो आगे कहाँ जाएगी जी वो? किसको रिपोर्ट करे, किसको कंप्लेंट करे, क्या डॉक्यूमेंट ढूंढ कर ढूंढे? फैमिलीज के बीच में आपस में, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे पेरेंटल होम में, चाहे अपने इन लॉज हाउस में हो, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता, एक ओरल एग्रीमेंट होता आपस में, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है। अब वो कहाँ से डॉक्यूमेंट लाएगी जी? क्या लाएगी? कुछ नहीं लाएगी जी। तो मतलब अगर उसकी बॉडी पे कोई, लेट से हम ये कहते हैं कि कोई मारने का या चोट का निशान नहीं है, तो ये साबित करना बहुत ही मुश्किल है कि भाई उसके साथ वायलेंस हुआ है। साहब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसकी बॉडी पर अगर निशान भी है तो उसको प्रूव करने में 10 साल लग जाएंगे जी। अच्छा, तो सर ऐसा मतलब मान लीजिए, जैसा आपने एक बात छेड़ी, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई, लेट से कोई फीमेल जो कि मैरिड है, वो पुलिस स्टेशन जाती है और ये रिपोर्ट लिखवाती है कि मेरे साथ वायलेंस हुआ है। अब हम आपसे बहुत ही ब्रीफ में जानना चाहेंगे कि पुलिस स्टेशन से आने के बाद और कोर्ट तक की जर्नी उसकी कैसी रहती है? साहब मैंने आपको शायद एक दो एपिसोड में पहले पुलिस के बारे में बताया था सॉरी। आज पुलिस में कंप्लेंट करना कोई आसान काम नहीं है। पहले तो उसको 3-4 दिन घुमाते रहेंगे, कंप्लेंट कोई लेगा नहीं। जो कंप्लेंट लेने वाला वो सिविल ड्रेस में बैठा है, कंप्लेंट लेने जो वाला बैठा है वो सिविल ड्रेस में बैठा है, उसका नाम ही नहीं पता जी। सर हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं सिविल ड्रेस क्या होती है? सिविल ड्रेस का मतलब क्या होता है कि अगर थाने के अंदर कोई भी ऑन ड्यूटी बैठा है तो उसको ड्रेस में होना चाहिए। वो ड्रेस में नहीं होता कभी। आप थाने में कभी भी चले जाइए तो आपको आधे से ज़्यादा पुलिस वाले सिविल ड्रेस में मिलेंगे जी। मतलब पुलिस स्टेशन जाने के बाद एक जो फॉर्मल माहौल होना चाहिए, वो माहौल फॉर्मल नहीं है, बहुत कैजुअल एनवायरनमेंट। मैंने कहा आज आप अगर आप थाने में अपनी कॉपी कोई कंप्लेंट की कॉपी रिसीव कराना चाहते हैं, वो आपकी आसानी से नहीं होती जी। अगर आपने कहा कि मैं तेरे आगे कंप्लेंट करूँगा, वो आपको ऐसा अपना नाम बताएगा जैसे वो महात्मा गांधी खुद है। आपने उसका नाम सुन लिया, आपने आगे कंप्लेंट कर दी, लेकिन उसकी कंप्लेंट पे कोई सुनवाई नहीं आगे तक। चाहे डीसीपी, चाहे किसी आईपीएस को कर लो, चाहे सीपी साहब कर लो, ये केवल टीवी के अंदर दिखाते हैं कि हम आम पब्लिक के साथ हैं। आप कभी कोई जाके देख लीजिए, मेरे सामने करीब, मेरे अभी तक मुझे ध्यान है 30 साल की मेरी प्रैक्टिस में करीब 5000 कंप्लेंटें हुई इस तरह की कि पुलिस वाले कंप्लेंट लेते ही नहीं लेते, उसका नाम भी बता देते, कोई कार्रवाई नहीं होती जी। तो कार्रवाई क्यों नहीं होती कि नीचे से ऊपर तक जो ऑफिसर है वो सब एक ही है जी। ऊपर का जो ऑफिसर है वो नीचे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता ये सब जानते हैं जी, ऐसा क्यों है? तो सर ये कंप्लेंट लेते क्यों नहीं है? मतलब क्या ऐसा रीजन क्यों है कि अगर, जबकि पुलिस स्टेशन में तो हम जाते हैं तो उनका पहला काम है कंप्लेंट लेना, वो बिल्कुल तो आपका वो डिले क्यों करते हो? ऐसा क्या रीजन है? वो लेना चाहते ही नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ बनाया इसके लिए। अगर कोई पुलिस वाला कंप्लेंट ना ले तो आप अपनी कंप्लेंट लिख के बाय पोस्ट उसको स्पीड पोस्ट करिए। मतलब पुलिस स्टेशन को स्पीड पोस्ट किया जाए। अगर कोई पुलिस वाला कंप्लेंट आपकी नहीं रिसीव करता है तो आप एक बाय पोस्ट उसको एक कंप्लेंट स्पीड पोस्ट कर लीजिए, अपनी कंप्लेंट की कॉपी की फोटोकॉपी और स्पीड पोस्ट की रसीद उसको संभाल के रखें, ताकि वो गवर्नमेंट प्रूफ में आ जाए। क्योंकि कोई सुप्रीम कोर्ट लॉ इसलिए बनाने पर उनको पता भी कि पुलिस वाले कुछ करना नहीं चाहते। आज हम ये शपथ लेते हैं, दिल्ली पुलिस का या कोई भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर शपथ लेता है कि मैं हिंदुस्तान के कानून के तहत चलूंगा, अपना कर्तव्य निभाऊंगा। आज हिंदुस्तान में कितने ऑफिसर अपने कर्तव्य निभा रहे हैं? 1% भी नहीं निभा रहे जी। मेरे सामने कोई ऐसा ऑफिसर लिया जो मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ जी। मुझे 30 साल की प्रैक्टिस में मैंने हर डिपार्टमेंट देखा है, और पुलिस से तो हमारा रेगुलर ही वास्ता पड़ता है। बिल्कुल सर, आप तो डेली कंप्लेंट आज अगर किसी एक डिपार्टमेंट, पुलिस के डिपार्टमेंट से अगर कोई डॉक्यूमेंट मंगवाया जाए, वो डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है जी। मतलब ये समस्या सिर्फ अब जैसे कहते हैं, अब हमारी केंद्र सरकार, हमारे मोदी साहब बहुत काम कर रहे हैं, राज्य सरकार हमारी बहुत काम कर रही है महिला के लिए, लेकिन वो आगे लॉ को परफेक्ट तो कर सकते हैं ना जी, वो कर देते कि आगे करो जी,
लेकिन आगे का जो ऑफिसर है वो काम ही नहीं करना चाहता। एग्जीक्यूशन बॉडी में कहीं ना कहीं जो कमी है। हाँ, जो आपने कहा एग्जीक्यूशन है वो करना नहीं चाहते, वो भी कहाँ तक करेंगे। लॉ सुप्रीम कोर्ट रोज बना रही है, ये काम करिए, ये करिए, ये करिए, लेकिन आगे जो लॉ है वो एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा जी। अगर आप किसी की, अब जैसे कोर्ट ने हमें एक लॉ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर आप कोई थाने में कंप्लेंट करने जाते हैं, आपकी एफ आई आर रजिस्टर्ड नहीं होती, आप कोर्ट के अंदर 156(3) में केस रजिस्टर्ड करवाइए। उस प्रोसीजर को करने में बहुत साल लग जाते हैं जी, वही नहीं हो पाता जी। तो सर ये जो आपने बताया कि जो भी ये फ्लॉज हैं, मतलब ये समस्या तो मुझे काफ़ी गंभीर लग रही है कि एक औरत हिम्मत करके ना जाने किस किस से लड़के और अपने मन की कितनी आवाज़ों को मजबूत करके कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश भी करे, उसके बावजूद भी उसको सपोर्टिंग के लिए जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनकी तरफ से इक्विवोकल रिस्पॉन्स नहीं है। साहब मैंने आपको बताया जैसे क्या था कि मैंने था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने स्पेशल एक महिला सेल बनाया कि हर थाने में एक महिला सेल रहेगा महिलाओं की सुनवाई के लिए। ओके। जो एक स्पेशल सेल महिला सेल बन गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बन गया फीमेल्स के लिए, लेकिन उसको आगे एग्जीक्यूशन ही नहीं है जी। हमारे हिंदुस्तान का एक नारा रहा है हमेशा, बल्कि पूरे वर्ल्ड का एक नारा रहा है कि जब तक भूखा इंसान रहेगा, महिलाओं पर अत्याचार रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। तो तूफान चल ही रहा है जी बस ये अभी तक। क्या मतलब हो सर, दोबारा प्लान बताइए एक बार प्लीज सर। हमारे पूरे वर्ल्ड में और एक हिंदुस्तान में हमेशा, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो देश है वो एक नारी प्रधान देश रहा है हमेशा। जी सर। हमेशा एक नारा रहा है, जब तक भूखा इंसान रहेगा, महिलाओं पर अत्याचार रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। तो हमारे हिंदुस्तान की धरती पर अभी तक तूफान ही चल रहा है जी। सर बड़ा अच्छा लगा आपके, मतलब आप सर लिखते भी हैं क्या आप कुछ? नहीं लिखना क्या, ये तो हम, ये जो बड़े बड़े जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हुए हैं जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है, ये सब उन्हीं के नारे रहे हैं जी। लेकिन क्या है, इतने साल बीतने के बावजूद भी महिलाओं की पोजीशन वही रही है, कोई इसमें सुधार नहीं है। तो सर ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि प्रूव करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपके साथ वायलेंस हुआ है, मेरे ख्याल से ये भी प्रूव करना मुश्किल हो जाता होगा कि आप मैरिड हैं, या ऐसे और भी कई अनगिनत चैलेंजेस आते होंगे। तो एक छोटे से सर एग्जांपल से हमें ये बताइए कि अगर मान लीजिए कोई फीमेल शादी किए टूवर्ड्स आगे बढ़ती है या फैसला लेती है, और उसको ये इंश्योर करना है कि आगे चल के उसके साथ अगर कुछ भी चैलेंजिंग ना हो, तो उसके लिए वो कैसे खुद को फ्रॉम डे वन, कि शादी के बाद के डे वन या फिर शादी करने से पहले से डे वन, कैसे ये इंश्योर करे कि उसके साथ अगर आगे चल के कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो उसको सामना करते हुए सही प्रूफ्स के साथ, या फिर कैसे टैकल कर सकती है। सब क्या होता है कि जैसे लड़की की शादी होती है, हमारे देश में एक लॉ भी बना है कि कोई डॉरी आर्टिकल्स गिवन बाय द बोथ द पार्टीज, कुछ नहीं देना चाहिए, आपस में शादी करनी चाहिए। लेकिन एक माँ बाप जो होता है, लड़की जब शादी करते हैं बड़ी धूमधाम से करते हैं। अगर उसके पास 1 रुपया होता है तो 2 रुपये खर्च करता है, उधार लेके सब कुछ करके। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर, जब शादी होती है तो लड़के का एक रिज्यूम हमेशा, बायोडाटा लड़की के पास हमेशा रहना चाहिए विद सिग्नेचर, उसके पेरेंट्स के सिग्नेचर भी होने चाहिए। ये बात बड़ी अजीब सी मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन होनी चाहिए। लड़के का बायोडाटा लड़की के पास होना चाहिए विद सिग्नेचर, जो इन फ्यूचर में काम आता है। या आपको मैं वो बात बता रहा हूँ जो किसी लॉ में और किसी में, लेकिन इन फ्यूचर के अंदर वो चीज़ काम आती है। जैसे बात जब लड़के की शादी होती है लड़की से, तो लड़का ही कहता है लाल किला मेरा, कुतुब मीनार मेरा, ताजमहल मेरा। तो लड़की वाले पूछते हैं लाल किला ताजमहल तेरा कैसे हो गया, तो सरकार का है। कहता है नहीं जी, मेरे पूर्वजों का हम ही संभाल रहे हैं इसको। तो इसका इंटरप्रिटेशन करने का मतलब क्या है कि जब लड़का शादी करता है तो सब कुछ बताता है कि मेरे पास, हमारे पास ये चीज़ है, ये चीज़ है, हमारे पास ये चीज़ है। लड़के के पास डॉक्यूमेंट हो जाता है, हाँ जी जब शादी करी तो लड़के के पास ये चीज़ है। जो डोरी आर्टिकल्स दिए जाते हैं उस पर बाकायदा लड़कों के, जो लड़के वाले होते हैं उनके पेरेंट्स के साइन होने चाहिए लड़की के पास डोरी आर्टिकल की लिस्ट पे। अगर इन फ्यूचर के अंदर कोई आपस में डिस्प्यूट पड़ जाता है तो लड़की ये दिखा सकती है कि लड़के का जो स्टेटस है वो हाई, ये देखिए। वो उसको डिनाई नहीं कर पाएगा कि मेरे साइन नहीं है या मेरे पेरेंट्स के साइन नहीं है, डोरी आर्टिकल्स हमने लिया या नहीं लिया। हमारे देश में हमेशा क्या होता है, जैसे हर चीज़ पे टैक्स है जी, तो लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं वो ही चाहते हैं कि टैक्स देंगे, इससे बड़ी लड़की में सामान और दे दे, वो बिल नहीं कटवाते, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे पास इतना प्रूफ हो तो लड़की अपने हस्बैंड से हर चीज़ का राइट ले सकती है, क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट है। जो लड़की का हस्बैंड है वो किसी चीज़ को डिनाई नहीं कर पाएगा। हमारे पास क्या होता कुछ नहीं है। लड़का जब शादी हो जाती है, जब अगर लड़की कोई मेंटेनेंस, एक होता है लड़के केस होता है मेंटेनेंस का, वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस चाहती है,
तो लड़के का जवाब क्या आता है कि आई एम टोटली अनएम्प्लॉयड। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट होता है, लड़की उसमें मेन डिमांड करती है जॉइन द मैट्रिमोनियल हाउस, मेंटेनेंस वगैरह। अब मेंटेनेंस में क्या जवाब आता है लड़के का कि आई एम टोटली अनएम्प्लॉयड, मेरे पास कोई मूवल इमूवल प्रॉपर्टी नहीं है। अब ये साबित करना बड़ा मुश्किल होता है कि लड़के भाई का, अगर वो उसका रिज्यूम हमारे पास होगा साइन किया हुआ, तो उस चीज़ को डिनाई नहीं कर पाएगा, जज उसे तुरंत जेल भेज देगा। तो लड़की को हमेशा क्या है कि जब भी अपने मैट्रिमोनियल हाउस जाए तो लड़के के नाम जो जो चीज़ है, उसने एफडी करवा रखी है, बैंकर अकाउंट है, इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है, क्लब के वो करा रखी है, सब कुछ उसको उस चीज़ का पता होना चाहिए ताकि वो ढंग से मेंटेनेंस ले सके। आज के टाइम में कोई भी एक फीमेल अगर शादी करके अपनी मैट्रिमोनियल हाउस जाती है तो उसको बड़ा जागरूक होना पड़ेगा जी इस चीज़ के लिए, जब तो वो कुछ क्लेम कर सकती है, नहीं तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला जी। सर आपने ये तो एक बहुत नया चीज़ बताई, मैंने तो पहले ऐसी नहीं सुनी थी जो पॉइंट्स आपने बताए। बट सर अगर ऐसा होगा तो ये भी प्रॉब्लम आएगी कि मतलब लड़के वाले लड़की वाले जो भी साइन कर रहे हैं करवा रहे हैं, अपोजिट जो पार्टी है वो ये बोलेगी कि आप ये सिग्नेचर क्यों करवा रहे हैं, क्या आपको हम पे विश्वास नहीं है। तो ये सर जो एक कंसेप्ट चलता है कि शादी जो इंडिया में चलती है वो चलती है म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बिफोर मैरिज, राइट। और हमारे रिश्ते म्यूचुअल ट्रस्ट पे ही चलते हैं। आज घर में कोई भाई बहन है या दोस्त है तो कोई साइन नहीं करता कि मैं तेरे लिए ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन वो सब एक म्यूचुअल ट्रस्ट और हमारी अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। तो अगर ऐसा कोई फीमेल की फैमिली वाले या मेल की फैमिली वाले अगर ऐसा कोई अप्रूवल या सिग्नेचर करवाएंगे तो उनके ट्रस्ट में और एक सामने वाले को ये सिग्नल जाएगा कि ये ऐसा क्यों करवा रहा है, क्या ये हमारे खिलाफ इसको एज अ वेपन यूज़ करना चाहता है। तो ऐसे चैलेंजेस भी तो सर सामने आ सकते हैं हमारे। आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन क्या है कि हमें ऐसा महसूस होना नहीं चाहिए इस चीज़ के लिए। अगर हम कोई किसी को चीज़ दे रहे हैं, वो रिसीव ले रहा है, तो उसमें तो उसको इस बात का वो नहीं करना चाहिए। मतलब ये एक इनिशिएटिव हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि इसका एग्जीक्यूशन लोग कैसे कर पाते हैं अपने पर्सनल लाइफ के अंदर। पर्सनल लाइफ के लिए। सर एक बात बताइए, जैसे ये डोमेस्टिक वायलेंस का जो प्रॉब्लम है ये क्या ये शहरों में सबसे ज़्यादा है या ये गांव में भी हो रहा है उतना ही जितना शहरों में हो रहा है, या कुछ डिफरेंस है गांव और शहरों के डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर? सर ये हर जगह बिल्कुल हो रहा है। तो कोई डिफरेंस ऐसा है कि गांव में ये ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वहाँ पे लोग पुराने विचारों के ज़्यादा हैं, या फिर ये शहरों में हो रहा है क्योंकि शहरों में शायद से मुझे लगता है कम हो रहा होगा क्योंकि शहरों में लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो चाहे वो फास्ट लाइफ हो, थोड़ा सा लोग आई थिंक जैसे काम करते हैं शहरों के अंदर उनके पास थोड़ी सी कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं, एम्पावर्ड भी होते हैं थोड़े बहुत, तो हो सकता है कि शहरों में कम हो रहा हो। ऐसा सर कुछ नहीं। अब आप ये नहीं कह सकते कि गांव का आदमी अनपढ़ है। आज जितने ऑफिसर्स चुन के आ रहे हैं, बड़े ऑफिसर्स आ रहे हैं, जो कुछ बिजनेसमैन आ रहे हैं, सब गांव से ही आ रहे हैं जी। और सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो हो रहा है वो इन्हीं के घरों में हो रहा है। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा इस बारे में जी। राइट सर। आज जितना डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है मोस्टली बड़े अफसरों के घरों में हो रहा है जी। मैं नाम किसी का ओपन नहीं करूंगा जी। हर तीन ऑफिसर में से एक ऑफिसर घर में वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो रहा है जी, वायलेंस हो रहा है। तो आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो कानून के रखवाले हैं सबसे पहले तो उन्हीं के घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बिल्कुल सही बात है जी। आप ये नहीं कह सकते गांव को अनपढ़ नहीं है। आप देखिए यूपीएससी में जितने बच्चे चुन के आ रहे हैं, शहरों के बच्चे बहुत कम होते हैं, मोस्टली सब गाँवों के बच्चे होते हैं। बट सर जो सर ने बताया बड़े अफसरों के घरों में ये सब चीज़ें हो रही हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जो बहुत ही वेल कनेक्टेड लोग हैं उनके घरों में चीज़ें हो रही हैं, तो बट उनके घरों में जो फीमेल्स आती होंगी उनका बैकग्राउंड भी आई थिंक स्ट्रांग ही होता होगा, तो सर फिर किस बात की सर कमी है उनके पास? सर स्ट्रांग तो बहुत होता है, लेकिन कई बार बताया ना क्या होता है कि एक फीमेल की हमेशा इच्छा ये रहती है कि मैं अपना घर पेरेंटल होम छोड़कर आई हूँ, चाहे वो कितनी पढ़ ले, उसको ये कहना उसको ये लगता है कि मैं अपने अगर मैट्रिमोनियल हाउस में आई हूँ, ये भी मेरा अपना घर है। वो आखिर तक किसी को कुछ नहीं बताना चाहती। मतलब फीमेल की टेंडेंसीज वही हैं कि मुझे अपने घर की रिस्पेक्ट और अपने घर वालों की रक्षा करनी है बस, तो इसलिए वो कुछ हद तक सहती है। और ये सहते कुछ हद नहीं, पूरे हद तक सहती है जी वो। जी सर, पूरे हद तक सहती है। और ये वक्त इतना आगे निकल जाता है कि ये डिस्टिंक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये वायलेंस हो रहा है या ये नॉर्मल फैमिली के झगड़े हैं।